Hello everyone, welcome to the course of strength of material. So strength of material जो होता है, strength of material को हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। जैसे इस जो सब्जेक्ट है उसका अलग अलग तरह के नाम से भी ये जाना जाता है, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हो गया। सिमिलर वे में इसको कभी कभी आप मतलब देख सकते हैं ये इसको कहीं कहीं आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के नाम से भी ये सब्जेक्ट कहीं कहीं पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली ये तीनों एक ही सब्जेक्ट है, अलग अलग नाम है इनके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एक्चुअली में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या। तो बेसिकली जो भी हमारा जो रियल वर्ल्ड है इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा ये कोई भी रियल वर्ल्ड में आप जाइएगा तो आपको फ्लूइड या फिर सॉलिड यही दो चीज़ मिलेगा। अब फ्लूइड जो है इसकी स्टडी जो होती है ये हमारी होती है फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स पूरे तरीके से फ्लूइड के बारे में डील करता है। और इसके बाद सॉलिड जो है, सॉलिड में आप देखे होंगे, ये पढ़े होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और एक आपका सॉलिड में ही एक और आता है आपका सॉम। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सॉम में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली होता क्या है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है ये रिजिड बॉडी में डील करता है। ओके, तो रिजिड बॉडी जो है, रिजिड बॉडी में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है उसके बारे में ये डील करता है। रिजिड बॉडी में नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जो रिजिड बॉडी पे लगते हैं उसके कारण क्या इफेक्ट आता है वो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और सॉम में बेसिकली हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। तो डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में जो हमारा स्टडी होता है वो सॉम में होता है। अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं आगे बढ़ने से पहले कि रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। तो कि जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने रिजिड बॉडी का यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ इट्स रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि सपोज मैंने एक बॉडी कंसीडर किया है, ठीक है, ये मेरा एक बॉडी है। लेट्स से इसका थिकनेस कम कर देते हैं। ओके, नाउ इस बॉडी में हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। सो दो पॉइंट्स अगर देखा जाए तो वो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से उसे दिखाता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट का नेम दे देते हैं। जैसे कि ये हमारा ये फर्स्ट जो पॉइंट है इसे मैंने ए कह दिया कि ये ए पोजीशन पे है और ये बी पोजीशन पे है, ठीक है। अब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तब जब इस पे किसी भी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है तो इन दोनों जो पॉइंट है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस इसे हम कहते हैं स्मॉल डी। ओके, ये ए और सेम बॉडी कंसीडर करते हैं। अब इस बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं कि एक फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पे। सपोज फोर्स को अगर हम ब्लैक कलर से दिखाएं तो इस बॉडी पे फोर्स इस डायरेक्शन में हमने लगाया। अब ये जो फोर्स हमने लगाया इसके कारण क्या हुआ कि ये पॉइंट जो था ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अभी जो है उसे हम दिखाते हैं D1 से। सपोज यहाँ से लेकर के यहाँ का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं क्या, D1। D1 ये था हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी। तो अगर D इज इक्वल टू D1 है तो ये हमारा रिजिड बॉडी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो पॉइंट या फिर कोई दो पॉइंट उठा लें बस उसी दो पॉइंट के बीच रहना चाहिए। ये जो फर्स्ट हमारा बॉडी है, फर्स्ट बॉडी पे किसी भी पॉइंट पे
ये फर्स्ट बॉडी का किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं भी हो, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो फोर्स लगाने के बाद भी सेम डिस्टेंस रहना चाहिए, तो अभी हम उस बॉडी को रिजिड बॉडी कहेंगे। तो इसके रिलेटिव जो पोजीशन है वो बिल्कुल चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो रिलेटिव पोजीशन जब चेंज नहीं होगा और उस पर कोई भी, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया, जैसे यहाँ पे जो हमने नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था वो सपोज था हमारा एफ, तो एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद अगर रिलेटिव मोशन चेंज नहीं होता, रिलेटिव पोजीशन, तो उसे हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ द relative position of the particle does not change after the application of load। तो लोड अप्लाई करें उसके बाद अगर रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो तो उसे रिजिड बॉडी कहेंगे। अब सेम केस को अगर हम कंसीडर करना चाहें कि डिफॉर्मेबल किसे कहेंगे, तो डिफॉर्मेबल बॉडी का केस आता है। सपोज यहाँ पे हम फिर से बॉडी को कंसीडर करते हैं, ये हमारा बॉडी हो गया। अब इस बॉडी को ही यहाँ से कॉपी यहाँ पेस्ट, ठीक है। तो ये सेम बॉडी हमने लिया। अब इसमें क्या है, तो डिफॉर्मेबल बॉडी क्या हो गया कि जैसे कि हमारे यहाँ पे दो बॉडी है, तो इन दोनों बॉडी में क्या है कि सपोज इसमें फिर से हम लोग सेम कंसीडर करते हैं कि दो पॉइंट है हमारा। एक पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे ए और एक यहाँ पॉइंट हो गया बी। तो सिमिलरली यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी। तो फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट केस में क्या है कि हमारा कोई भी ये बॉडी पे जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस बॉडी पे इनिशियली कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये पूरे बॉडी पे कोई भी फोर्स किसी डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, पॉइंट ए यहाँ पे रह गया और पॉइंट बी यहाँ हो गया। जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के एप्लीकेशन के कारण क्या हो रहा है, जैसे सपोज हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया एफ यूनिट, तो उस फोर्स के एप्लीकेशन, इस फोर्स के एप्लीकेशन के कारण क्या हो गया कि हमारा ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस हमारा सपोज d1 हो गया, ठीक है। तो अगर डिफॉर्मेबल बॉडी होगा तो d इज़ नॉट इक्वल टू d1, मतलब कि डिफॉर्मेबल बॉडी के केस में जो रिलेटिव पोजीशन है वो फोर्स अप्लाई करने के बाद चेंज हो जाएगा। पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस सपोज 100 मीटर था और अब जब फोर्स अप्लाई किया उसके बाद वो डिस्टेंस सपोज 105 मीटर हो गया, तो ये हमारा डिफॉर्मेबल बॉडी हो जाएगा, ठीक है। तो डिफॉर्मेबल बॉडी का अगर डिफिनीशन अगर देखना चाहें तो वो हो जाएगा, अ बॉडी इज सेड टू बी डिफॉर्मेबल इफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस, ठीक है। यहाँ चेंज हो रहा है पार्टिकल का रिलेटिव पोजीशन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, लोड के अप्लाई होने के बाद वो चेंज हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा डिफॉर्मेबल बॉडी। नाउ मूविंग बैक टू द पार्ट वेयर वी लेफ्ट, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में हम लोग देख रहे थे कि सॉलिड क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड का स्टडी जो होता है फ्लूइड मैकेनिक्स करते हैं, सॉलिड में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी का स्टडी हम लोग करते हैं, और उसके बाद फिर सॉम में हम लोग बेसिकली डिफॉर्मेबल बॉडी का स्टडी करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात जो है वो ये है कि हमारा मेन एम क्या है सॉम पढ़ने का। जैसे सॉम का जो डिफिनीशन है, सॉम के डिफिनीशन में आप कह सकते हैं कि जैसे कोई भी इंटरनल फोर्सेस, सॉम में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के बारे में आप कहीं बुक में पढ़ा होगा कि सॉम में बेसिकली हम लोग इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, तो सॉम में बेसिकली इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का जो स्टडी होता है तो उसके कारण क्या इफेक्ट आता है, क्या डिफॉर्मेशन होता है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो अब जैसे कि अब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से अगर देखा जाए, सपोज इसे हम समझते हैं ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे कि हमारा हो गया सपोज ब्रिज,
ब्रिज है, या फिर ट्रस हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, इसके बाद सपोज बोट हो गया। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे आपको मशीन्स ये वगैरह मिल जाएंगे जो कि रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ये सब है, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो है उसमें आपका जो बॉडी होता है वो बेसिकली क्या है कि ये हमेशा डिफॉर्मेबल होगा। रिजिड बॉडी नहीं होता है, रियल वर्ल्ड में जितना आता है वो डिफॉर्मेबल होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में उसका मोशन के बारे में पढ़ सकते हैं उसको रिजिड बॉडी मान करके, लेकिन अगर डिफॉर्मेबल है तो उसका कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, कुछ डिफॉर्म होगा। तो उस वो सब इस पे अगर हम कुछ लोड लगाएं, सपोज़ यहाँ पे लोड इस डायरेक्शन में हम लगा चुके हैं, फिर अगर इस पे हम कपल लगाते हैं, फिर इस पे अगर हम टॉर्सनल मोमेंट लगाएं, फिर उसके बाद कहीं और डायरेक्शन से किसी डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाएं, अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग टाइप के लोड इस पे लगाए जा सकते हैं इस पूरे बॉडी पे। तो ये जो अलग अलग टाइप का जो लोड लगाया गया है, तो इन सब लोड जो होता है हमारा, जो भी लोड है यहाँ पे, जो भी लोड इस पे लगा है, इस लोड के कारण क्या होगा, इस पूरे लोड के कारण हमारा जो बॉडी में कुछ इंटरनल फोर्सेस भी होंगे, इंटरनल फोर्सेस जनरेट होंगे, ठीक है। तो हम इंटरनल फोर्सेस को फाइंड आउट करेंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है ये सब फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली डिफॉर्मेशन कितना होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो ये सारी बातें की स्टडी जो होती है वो हमारी पूरे सॉम में हम लोग बस यही स्टडी करते हैं। तो हमारा जो बेसिक एम है वो एम हमारा है डिफॉर्मेशन, उसके बाद फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन, इन तीनों चीज़ का एनालिसिस करना। जैसे इंटरनल फोर्सेज जो भी है, इंटरनल फोर्सेज के कारण क्या होगा कि यहाँ इसके कारण यहाँ पे आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन जनरेट होगा, और डिफॉर्मेशन के कारण डिफ्लेक्शन ये सब भी आ सकता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं पूरे के पूरे सॉम में। अब बेसिकली हम एक बेसिक डिफरेंस देखना चाहिए कि सॉम और मैकेनिक्स का। जैसे हमने डिफरेंस देख लिया कि सॉम और मैकेनिक्स में बेसिकली हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। तो रिजिड बॉडी क्या होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है। तो सॉम में हम लोग पढ़ते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी से डील करते हैं, और मैकेनिक्स में हम लोग डील करते हैं रिजिड बॉडी से। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखना चाहें कि किस टाइप से इसमें हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, या फिर कौन सा फोर्स हमारा डिफॉर्मेशन के लिए होगा एप्लीकेबल, तो उसको अगर हम देखना चाहें तो लेट्स सी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 3 सिस्टम बनाए हैं। फर्स्ट में ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है ये सिस्टम पूरा, इसे मैं ग्रीन से कलर कर देता हूँ। तो फर्स्ट बॉडी ये हो गया, ओके। नाउ ग्रीन वाला ये जो बॉडी है, ये बॉडी है रिजिड बॉडी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये पहला रिजिड हो गया। अब इसके बाद ब्लू से जो मैंने, चलो पिंक दिखा देता हूँ। ये पिंक से ये जो बॉडी है ये है हमारा डिफॉर्मेबल बॉडी, ओके। ये हो गया डिफॉर्मेबल बॉडी। फिर ये भी है डिफॉर्मेबल बॉडी। तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के बॉडी मैंने लिए, एक रिजिड और 2 है डिफॉर्मेबल। तो टाइप तो 2 ही हुआ, एक रिजिड और एक डिफॉर्मेबल। तो इसमें अब क्या है कि आप देखिए कि इसमें फोर्स क्या क्या लग रहे हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, कैसे हैं। तो सबसे फर्स्ट इस केस में क्या है कि यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ओके। तो इसके कारण क्या इफेक्ट आएगा, तो इस फोर्स के कारण क्या है कि ये, हाँ पहले यहाँ मैं मेंशन करता हूँ, ये है क्या, रिजिड बॉडी, ये है डिफॉर्मेबल,
और ये भी है डिफॉर्मेबल। तो सबसे फर्स्ट रिजिड का केस है। तो रिजिड के केस में क्या है कि हमारा ये जो एफ फोर्स लग रहा है, इस एफ फोर्स के कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेट मी जूम आउट। तो इस एफ फोर्स के कारण क्या इफेक्ट आएगा इस पूरे बॉडी पे, इसको अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एफ फोर्स है ये रिजिड बॉडी पे लग रहा है। तो रिजिड बॉडी पे जैसे भी मैंने बताया था मैकेनिक्स में हम लोग क्या उसका स्टडी करते हैं मोशन का। तो इसमें क्या है एफ नेट एक्सटर्नल लग रहा है। ओके, एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपने पढ़ा होगा न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे एफ नेट का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, एफ नेट का वैल्यू दिया हुआ है एफ। जब एफ नेट का वैल्यू एफ है, आपको इस पूरे बॉडी का मास पता रहेगा, और तो एक्सेलरेशन आप नहीं पता कर लीजिएगा कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। तो बेसिकली इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, और ये बॉडी एक्सेलरेटिंग बॉडी होगा। ठीक है, एक्सेलरेटिंग बॉडी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये था हमारा सेकंड, जिसमें एफ फोर्स लग रहा था। ओके, नेट फोर्स एफ है, और इसके बाद फिर एक और जो केस था उसमें क्या है कि दोनों साइड एफ है, ये दोनों डिफॉर्मेबल बॉडी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, दोनों डिफॉर्मेबल है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप उसका आंसर दीजिएगा। सपोज मैं एक बॉडी लेता हूँ, डिफॉर्मेबल बॉडी है। ओके, तो इस बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएं, सपोज मैंने कुछ फोर्स लगाया, ये बॉडी पे फोर्स हो गया आपका इधर सपोज 20 किलो न्यूटन, और यहाँ पे फोर्स हो गया 70 किलो न्यूटन। तो बस मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है इसमें कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, और इसमें फोर्स के कारण स्ट्रेस कितना जनरेट होगा। या फिर इसको एक तरह से ये भी मैं क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से कहूँ तो स्ट्रेस किस फोर्स के कारण होगा, स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि बेसिकली मैं स्ट्रेस का बता देता हूँ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के कारण ही स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट लोड जो फोर्स जो होगा उसके कारण स्ट्रेस जनरेट होगा। तो यहाँ पर इसमें अगर आपको फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेस किसके कारण होगा या एक्सेलरेशन किसके कारण आएगा, तो बेसिकली इस यही बात को ध्यान में रखने के लिए मैंने ऊपर का जो ये दो केस लिए हैं, बस इसी को समझाने के लिए कि अगर बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, रिजिड बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स है तो उस पर तो एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन अगर ये जो है बॉडी, इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स है, डिफॉर्मेबल बॉडी है लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स है, तो इस केस में भी क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट का वैल्यू कितना है, एफ मास आपका दिया हुआ है एम, तो एक्सेलरेशन यहाँ से नहीं फाइंड आउट हो जाएगा कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये जो बॉडी है ये क्या होगा, एक्सेलरेटिंग होगा। ठीक है, अब नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो मैंने लास्ट एग्जांपल लिया है इसको देखा जाए तो इसमें क्या है कि जैसे ये दोनों का दोनों फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो आप एफ नेट अगर लिखना चाहें तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एफ नेट का वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि ये जो फोर्स है ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो एफ नेट का वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है कि बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटिंग। ओके, तो इसमें क्या है, एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाएगा।
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन 0 है, बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला यहाँ पे दिखाऊंगा, दूसरा यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में क्या है कि बॉडी को लेना है, अब इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि फर्स्ट केस में हम लेते हैं कि सपोज 20 किलो न्यूटन है, तो इधर लगा देते हैं, कितना आ जाएगा 20, इधर 20, इक्वल एंड अपोजिट लेना है फर्स्ट केस में। ओके, अगर दोनों साइड हम 20-20 ले लिए तो हमारा फर्स्ट फेस देखिए, ये वाला पार्ट, इस पार्ट पे यहाँ फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स 20 किलो न्यूटन। तो उस पार्ट पे जब फोर्स 20 किलो न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, ये वाला पार्ट 20 यहाँ लग चुका है। तो अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करें, इतना प्लस में ये पार्ट प्लस ये पार्ट, तो यहाँ पर कितना फोर्स आएगा, इस पोजीशन पे कितना फोर्स आएगा, नेट फोर्स 0। तो यहाँ पे ये 0 फोर्स हो जाएगा, 0। लेकिन सेकेंड पार्ट जो है यहाँ 20 है। ओके, और लेकिन पहले से कितना अवेलेबल था, 70। तो अभी तो बैलेंस नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 50 ऐड करना पड़ेगा। तो हम 50 यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे 50। तो यहाँ पर देखिए दो केस आपका बन गया, पिक्चर एक ही था, जो हमने लिया था वो एक ही था कि ये हमारा डिफॉर्मेबल बॉडी है, डिफॉर्मेबल बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, एक 20 किलो न्यूटन, एक 70 किलो न्यूटन। तो इन दोनों फोर्स के कारण क्या इफेक्ट आएगा, ये हमें पता करना था। तो 20 किलो न्यूटन और 70 किलो न्यूटन, तो इक्वल एंड अपोजिट 20 और 20 का जो केस है, इसके कारण क्या होगा कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, स्ट्रेस किसके कारण आया, F इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन के कारण स्ट्रेस इंड्यूस्ड हुआ, और F इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन के कारण क्या हुआ, हमारा एक्सेलरेशन आया। ओके, तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा गलती हो सकता है कि ये जो हमारा केस था, इस केस में अगर पूछा जाए एक्सेलरेशन कितना है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ कह देंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता है, कुछ कहेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 70/m, कुछ कह देंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20/m, जबकि एक्चुअल केस में ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल केस में क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना है, 50/m, 50 फोर्स हो गया और मास m, 50 किलो न्यूटन अपॉन m, इस तरीके से निकाल सकते हैं। वही अगर पूछ दिया है कि स्ट्रेस जो आ रहा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो कौन सा फोर्स लेना है यहाँ पे, ये डाउट हो सकता है। तो फोर्स कौन सा हो जाएगा, 70 नहीं, 70 नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट 20, जो इक्वल एंड अपोजिट रहेगा बस हम वही फोर्स को कंसीडर करेंगे। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन। जैसे कि अब देखा जाए कि हम जो भी सॉन्ग पढ़ते हैं, तो सॉन्ग में बेसिकली कुछ वेपन पूरे सॉन्ग में हम लोग यूज़ करेंगे। पूरे सॉन्ग को डील करने के लिए हमारे पास 3 हथियार हैं। पहला इक्विलिब्रियम, दूसरा कॉम्पैटिबिलिटी, और थर्ड है हमारा फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन। तो इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम, अब हमने अभी तो बताया कि जो सॉन्ग में जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है वो किसके कारण था, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा तो इक्विलिब्रियम का क्या है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 होता है, समेशन ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 0 होता है। अगर 2 डायमेंशनल बॉडी है तो एफ जेड को हटाते हैं, बेसिकली 2D में ही हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, बेसिकली यही हो गया इक्विलिब्रियम में। तो इसमें अब बेसिकली कुछ पॉइंट्स अब हम समझते हैं कि इक्विलिब्रियम में हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। तो उसके लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि इक्विलिब्रियम में सपोज आपको कोई इक्वेशन दिया, इक्वेशन है, बॉडी को लेते हैं, एक बॉडी कंसीडर किया जाए, एक बॉडी हो गया, इस पे अब हम फोर्स लगाते हैं कुछ, ठीक है। एक फोर्स लगाएं इस डायरेक्शन में सपोज 20, यहाँ पे कुछ लगाएं इस डायरेक्शन में 30, इधर की तरफ 20, इस फेस पर इधर की तरफ 30, इधर 50, तो कितना हो गया, एक और फोर्स मैं लगाता हूँ सपोज यहाँ पे इस सेक्शन पे लगाता हूँ इधर की तरफ 20। तो इसमें अगर कहा जाए कि इसमें अगर आपको इक्विलिब्रियम का केस, इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखना है तो कैसे आप लिखिएगा, सिंपल सा इक्वेशन है। इक्विलिब्रियम कैसे नॉर्मली सब लोग अप्रोच करते हैं, तो इक्विलिब्रियम में बेसिकली क्या होता है कि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है कि 20 पॉजिटिव प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20 माइनस 30 माइनस 50, ये हो गया। अब इस पे आपको पूछ रहा हो कि कितना नेट फोर्स हमको लगाना हो, पी का वैल्यू बताना हो। सपोज कहीं पे पी फोर्स लग रहा हो, लेट से उसको ब्लैक से दिखाता हूँ कि इस डायरेक्शन में पी फोर्स लग रहा है। अब इक्विलिब्रियम में बॉडी है तो हमें पी फोर्स का वैल्यू बताना है, पी फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो बेसिक अप्रोच तो सबका यही रहता है, इतना हो गया और पी निगेटिव डायरेक्शन है तो माइनस पी इज इक्वल टू 0 करना। बेसिकली सब लोग यही स्टेप फॉलो करते हैं इसी टाइप से सॉल्व करने का। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आपको ये स्टेप फॉलो नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम लेफ्ट इज इक्वल टू राइट करना है। इक्विलिब्रियम है तो लेफ्ट साइड जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही राइट, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा उतना ही अगर इस डायरेक्शन में लगे तो बॉडी ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम में होगा। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन एरर जो होता है एग्ज़ाम टाइम में या फिर कहीं भी, वो कैलकुलेशन एरर बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। तो आपको आज के बाद, आज तक कैसे भी आप लगाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज के बाद आप ट्राई कीजिएगा इक्विलिब्रियम के लिए। अगर दिया हुआ है समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 तो आपको सॉल्व करते टाइम दिस डायरेक्शन इज इक्वल टू दिस डायरेक्शन, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। अगर दिया हुआ है समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, अप इज इक्वल टू डाउन। अगर दिया हुआ है समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और ये जो मैं बता रहा हूँ इक्विलिब्रियम को यूज़ करने का ये तरीका, ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा मोमेंट के केस में, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं साइन लेने में। तो साइन लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है, इसलिए बेसिक सा ये फंडा अपना ये कन्फर्म आपका गलती नहीं होने का चांस रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम यूज़ करके ये सेम इक्वेशन को लिखना चाहें तो देखते हैं कि आपका राइट डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। मार्कर से दिखाते हैं, जैसे 20 ये राइट डायरेक्शन में है, उसके बाद राइट साइड में और कौन सा है, ये 20 है, उसके बाद और कौन सा है 30, और राइट में कौन सा है 20। इतना ही फोर्स है राइट डायरेक्शन में, तो ये चारों को मेंशन करना है एक साइड। अब येलो से दिखाते हैं जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में ये 20 ये P, उसके बाद फिर है ये 30 ये 50। तो राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अगर करने जाए तो वो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20 इज इक्वल टू P प्लस 30 प्लस 50। आंसर तो दोनों से बिल्कुल सेम आएगा, आंसर ये सब के लिए प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आने वाला है। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम ये होता है कि लेफ्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट से इक्विलिब्रियम में ये सारे कॉन्सेप्ट लगाने से आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगा, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होगा। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में बहुत बार क्या होता है कि साइन के चक्कर में गलती हो जाता है, जहाँ पे कंप्रेसिव लोड रहेगा तो उसके कारण भी कहीं कहीं लोग पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, इस डायरेक्शन देख करके कि इधर लग रहा है पॉजिटिव ले लो,
कहीं कॉम्प्रेसिव लोड ही लगे इधर की तरफ तो इसको निगेटिव, लेकिन निगेटिव के जगह इसको भी पॉजिटिव ले लिए, फिर कभी कभी इसको निगेटिव ले लिए, कभी कोई फोर्स लग रहा है वो छूट जाएगा। तो ये सब जो बेसिक चीज़ है, जैसे काउंट करने में इसी में सपोज 30 50 20 इसी के बीच में कोई फोर्स छूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उससे अच्छा है कि राइट एक साइड लेफ्ट एक साइड, उसी तरह से अप एक साइड डाउन एक साइड। और ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा मोमेंट के टाइम। तो बेसिक सा ये फंडा है, इसको याद रखिए। इससे क्लियर है, बहुत सारा कैलकुलेशन एरर होने का चांसेस कम होगा। अगर आप सब कुछ सही बना रहे लेकिन कैलकुलेशन एरर प्लस के जगह माइनस हो गया तो उसके बाद फिर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा भारी गलती हो सकती है ये। तो इसलिए ये बेसिक सा फंडा हो गया, इसे याद रखिए। नाउ ये तो हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में जैसे मैंने बताया एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे हो जाएगा राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, अप इज इक्वल टू डाउन, और मोमेंट मतलब एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, कॉम्पैटिबिलिटी। लेट्स मूव ऑन टू कॉम्पैटिबिलिटी। तो कॉम्पैटिबिलिटी में क्या है कि इसमें जैसे कि अगर हम कंसीडर करें, जैसे कॉम्पैटिबिलिटी में क्या है कि आपको दो इक्वेशन दिए हुए रहेंगे तो दोनों के बीच में आपको रिलेशन निकालना रहेगा। जैसे कोई भी इक्वेशन सपोज यही है हमारा, अब इसी के ऊपर क्या है कि ये हमारा सपोज ये एक सॉलिड रेक्टेंगुलर है, ओके, सॉलिड रेक्टेंगुलर बॉक्स है। अब इसी के ऊपर एक हॉलो रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर रहेगा, उसे मैं दिखाता हूँ रेड कलर से सपोज। तो रेड कलर से एक बॉक्स इसे सराउंड किए हुए है, इसका यहाँ से दिखाता हूँ, ये हो गया रेड कलर का, इसे सराउंड किए हुए है। ठीक है, अब क्या है कि इसका जो दोनों इंड है उन दोनों इंड को अगर हम वेल्ड कर दें, इस साइड भी दोनों को वेल्ड कर दें और इस साइड भी दोनों को वेल्ड कर दें, तो इस केस में क्या होगा कि अगर थर्मल एक्सपेंशन हो या किसी भी लोड अप्लाई होने के कारण एक्सपेंशन या कंप्रेशन इसमें होना चाहेगा, तो दोनों सपोज अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि ये ब्लैक वाला मटेरियल कहना चाहेगा कि हम ज़्यादा एक्सपेंड होंगे, रेड वाला कहेगा कि हम कम एक्सपेंड होंगे। तो अब दोनों तो वेल्डिंग किया हुआ है, दोनों साथ साथ है, तो ऐसा तो नहीं है कोई ज़्यादा हो कोई कम होगा, दोनों का एक्सपेंशन तो एक बराबर होगा। तो इस केस में कॉम्पैटिबिलिटी काम में आता है। उसमें क्या हो जाता है, डेल्टा ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ हॉलो, दोनों का जो एक्सपेंशन है वो बराबर होगा। तो ये एक कॉम्पैटिबिलिटी का केस है। तो इस टाइप के केस बहुत सारे रिलेशन आते रहेंगे जिसमें इस टाइप का होगा। तो बेसिकली हमारा पूरे सॉम में बस यही 3 वेपन का हम लोग यूज़ करेंगे, एक इक्विलिब्रियम, दूसरा कॉम्पैटिबिलिटी और तीसरा है फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन। तो फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन क्या होता है कि हमारा जो फोर्स के कारण हमारा क्या आता है, स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन मतलब स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशन है बेसिकली इन्हीं कॉन्सेप्ट के कारण पूरा का पूरा जैसे थर्ड ये है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, और यही तीनों जो वेपन है इनका यूज़ करके हम लोग पूरे सॉम के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लोड के बारे में पहले पढ़ेंगे कि किस टाइप से लोड होता है, उसका डिफरेंट टाइप्स के लोडिंग के लिए कौन कौन से स्ट्रेस जनरेट होते हैं, फिर उसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग मेन चैप्टर एक्सियल लोडिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।